हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि चाइना और इंडिया दोनों ही एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना बहुत हद तक वहाँ पहुँच चुका है, फिनिशिंग लाइन के बहुत पास में है, बट इंडिया भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है जब से मोदी जी आए हैं। उससे पहले तो पता है आपको, सिर्फ घोटालों की गवर्नमेंट थी हमारे पास और कोई भी डेवलपमेंट का काम होता नहीं था, ये बोलकर कि हम गरीब कंट्री हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आज आप देखिए 100 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। चाइना ने भी अरबों रुपए, जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो इन्होंने लगाया अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो दोनों ही कंट्रीज, इन्होंने पैसा लगा दिया, हम अभी लगा रहे हैं। और मैंने गडकरी जी की बात सुनी थी, वो कहते हैं कि 24 तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा या उससे ऊपर होगा। चाइना ने ऑलरेडी अमेरिका से बेटर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि चाइना और इंडिया दोनों में से अभी दोनों इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और दोनों का जो एक मिशन है या विजन है कि हमने ग्लोबल पावर बनना है। इंडिया बोलता है हमने विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि हमने सुपर पावर बनना है, लेकिन हमारा ये है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे और हम अपना भी ध्यान रखेंगे और जो बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे ग्लोबल साउथ है, जिनको कोई सुनता भी नहीं है, कोई उनके बारे में सोचता भी नहीं है, हम उनके बारे में सोचेंगे भी। पर चाइना का पॉलिसी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सुपर पावर बनना चाहते हैं और सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्या बनना चाहते हैं, क्वेश्चन ये है कि इंडिया और चाइना दोनों में से अगला सुपर पावर कौन बनेगा। सॉरी, थोड़े से पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूर बिल्डिंग में थोड़ी सी नॉइस आ रही है, बट आई एम ट्राइंग, मैंने लगाया वो इंस्ट्रूमेंट इस वॉइस को कम करने के लिए, बट प्लीज़ बेयर विद मी। अब देखिए कि चाइना और इंडिया दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं। दोनों की पॉपुलेशन आप जानते हैं 1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन ईच है। वी आर ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से 30 to 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और हमारी कंट्री जो इंडिया है उसमें तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन भी है, इनकी थोड़ी सी एजिंग पॉपुलेशन है। बट लेट्स सी इन डिटेल्स में, पॉइंट बाय पॉइंट जो मेरे पास दिमाग में है कि इंडिया और चाइना कैसे आगे चल रहे हैं और दोनों में से कौन आगे पहले निकलेगा। पहली बात ये देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ ने प्रोग्रेस करी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज़ में एक अप्रोच है वहाँ पहुँचने के लिए, एक ट्रेजेक्ट्री है, वो बहुत डिफरेंट है। चाइना की जो ट्रेजेक्ट्री थी वो थी ऐसे जैसे रॉकेट जाता है ऊपर, बहुत तेज़ी से इन्होंने 25-30 साल में तरक्की करी। अब आप कहेंगे कि इंडिया की तरक्की तो बहुत ही स्लो है। मैं ये कहूँगा कि 2014 के बाद हमने भी रॉकेट की तरह अपनी स्पीड पकड़ी है। आप देखिए डेवलपमेंट, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना है इंडिया में, जो बिजनेसेस खड़े हुए हैं, जो हमारी छवि है पूरे वर्ल्ड में, वो भी एक रॉकेट की तरह ही इंक्रीज़ हुई है। उससे पहले हमें कोई सीरियसली लेता भी नहीं था इंडिया को, लेकिन अभी आप देखिए हर एक कंट्री, इवन यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये सुना जाता है कि मोदी जी क्या बोलेंगे, जयशंकर जी की स्टेटमेंट क्या आने वाली है, इनका स्टैंड क्या होगा वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मुद्दे होते हैं, जैसे अभी यूक्रेन का वॉर था, तो इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया क्या बोलेगा, क्या हमें बताएगा और किस किस साइड लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। सो सबसे पहला जो पॉइंट जो डिस्कस करने का है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना ने बहुत ज़्यादा रैपिड अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द लास्ट, अब यू कैन से 30 ईयर्स इन्होंने देखी है, इन्होंने एंजॉय करी है। बट इन्होंने सिर्फ ग्रोथ को एंजॉय नहीं किया, देखा नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको मेंटेन भी रखा। ये 12%, 14% की भी इनकी ग्रोथ जो है हर साल आई है, कई सालों में आई है, और 10% से ऊपर तो इन्होंने बहुत सवा साल इन्होंने निकाले हैं, देखे हैं, जिसके कारण तरक्की भी इन्होंने बहुत तेज़ी से करी। इनकी जो इकॉनमी थी वो इनका जो फोकस था वो एक्सपोर्ट के ऊपर था ज़्यादा, ना कि अपने कंट्री के इन हाउस कंजम्पशन के ऊपर। इन्होंने पूरे दुनिया की फैक्ट्रीज़ यहाँ लगा दी, पूरे दुनिया का माल यहाँ बनाना शुरू कर दिया। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे 90-95% जो है लोगों की, दुनिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई। और जब इन्होंने ग्रोथ देखी तो इन्होंने इमीडिएटली समझ लिया कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, अभी पैसा आ रहा है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाइए। जैसे हमारी इनकम्स आती हैं तो हम भी सोचते हैं कि यार इनकम आ रही है, इसको कोई अच्छी जगह पे लगा लो। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर
के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और उसके कारण इनकी जो इकॉनमी थी वो भी राइज़ करी। जैसे गडकरी जी कई बार कहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ उनको, उन्होंने बोला कि अमेरिका इज़ नॉट रिच बिकॉज दे हैव मनी, दे आर रिच बिकॉज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड। सो ऑन द अदर हैंड जब हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, वो थोड़ी सी स्लो रही है। हमने कभी भी 10% को टच नहीं किया। और लेकिन हमने देखा है कि जो ग्लोबल, जैसे अभी ये कोविड आया या यूक्रेन का वॉर आया, तो लेकिन हमारे पास एक स्ट्रेंथ ऐसी है इन हाउस कि हम इस सारे चीज़ों को झेल लेते हैं। चाइना नहीं झेल पा रहा आज की डेट में। चाइना की इकॉनमी हिली पड़ी है बुरी तरह से, एक्सपोर्ट्स बंद हैं क्योंकि इनकी इकॉनमी एक्सपोर्ट बेस्ड थी और ये हिल गए हैं। इनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दैट मीन्स जो इंडिया की इकॉनमी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो स्लो बेशक है, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है हमने आत्मनिर्भरता की तरफ, कि हमने अपने आप को सेल्फ रिलायंट पहले बनाना है, हम दुनिया के ध्यान बाद में करेंगे। चाइना ने दुनिया के बारे में सोचा, सेल्फ रिलायंस बाद में सोची, हमने उल्टा काम किया। तो ये फ़र्क बहुत बड़ा है। सेकेंडली, चाइना ने प्रोडक्ट्स बनाए, हम सोच रहे हैं हमारा फोकस है सर्विसेज की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, आईटी की तरफ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ, जो हमारी इकॉनमी को आगे लेके जा रहे हैं। चाइना ने प्रोडक्ट्स मीन्स हार्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, हमने नहीं किया भाई। हमने दुनिया की बाल्टियाँ नहीं बनाई, हमने चम्मच नहीं बनाए दुनिया के लिए, हमने प्लास्टिक की आइटम खिलौने नहीं बनाए। ये काम चाइना ने किया। हम काम कर रहे हैं उन सेक्टर्स पे जो कि फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, और मोदी जी की शायद ये विज़न जो है, ये चाइना से हमें बिल्कुल अलग करती है। तो ये यू कैन से हमारा कोई कंपटीशन इन चीज़ों में नहीं है। ये अपना जो काम कर रहे थे वो कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब देखिए चाइना के अंदर क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है। ऊपर एक आदमी बैठा है, उसने जो बोल दिया सारी कंट्री को वो करना पड़ेगा। वो सही है नहीं सही है कोई मुद्दा ही नहीं है। अब 3 साल इन्होंने लॉकडाउन लगाया बिकॉज शी जिनपिंग ने बोला कि नहीं लॉकडाउन लगेगा, अदरवाइज आप मर जाओगे। अब देखिए एकदम से इन्होंने लॉकडाउन भी खोल दिया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जबकि 3 साल से घरों के अंदर बोल्ट कि बाहर से सील किया होता घरों में कि आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। उसके कारण क्या हुआ, इनकी इकॉनमी को धक्का लगा है और बड़ी बड़ी कंपनीज ने सोचा कि भाई ये तो कभी भी कुछ भी बंद कर सकते हैं, यहाँ से निकलो। और ये निकल के अब कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, ऑपोजिशन को बोलने का हक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट बोल सकते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर लेकिन एक फ़ायदा भी है चाइना का। चाइना का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर एक डिसीजन लिया आपने और अगले दिन वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। आप समझो कि अगर आज सुबह शी जिनपिंग ने या प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया तो आज रात तक वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बट जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे डेमोक्रेसी है, उसके अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट एक और भी चीज़ है कि जैसे यहाँ पर चाइना में अथॉरिटेरियन सिस्टम इतना ज़्यादा है कि इंडिविजुअल किसी भी बंदे को बोलने का हक नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। और यहाँ पर लोग जो हैं उनको पता नहीं होता कि उनके प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर कौन है या प्रोविंस का हेड कौन है, स्टेट का हेड कौन है, मिनिस्टर्स कौन है। दे हैव नो नॉलेज और इनकी पार्टिसिपेशन भी नहीं है। कोई यहाँ पे वोटिंग सिस्टम नहीं है। आप किसी चीज़ को आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसके अगेंस्ट ना तो बोल सकते हैं ना अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बट इंडिया के अंदर हमारे वहाँ डिबेट्स होती हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है, तो 30 दिन के लिए डिबेट है वहाँ पर और सब तरह से ओपिनियंस आएंगे, गवर्नमेंट उनको देखेगी, उसके बाद फिर अपनी पॉलिसी बनाएगी कि हमने कैसे चेंजेस लेकर आने हैं ताकि पूरे कंट्री में ये एक्सेप्ट हो। यस, इसके कारण प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में टाइम भी लगता है, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास जो होता है ना, वो चीज़ पॉसिबल है। पर चाइना में ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कोई यहाँ पर अगर गलत डिसीजन ले लिया ऊपर के आदमी ने, तो उसको ठीक करने का सिस्टम ही नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये एक मार्क्ड डिफरेंस है कि अगर सपोजिंग शी जिनपिंग ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, मैं नहीं कह रहा हूँ ये ले रहे हैं, अगर इन्होंने ले लिया तो उसको ठीक करने का रास्ता नहीं है इनके पास। तो ये एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल सिस्टम में, ये डिफरेंस है। नाउ अगला पॉइंट है मिलिट्री स्ट्रेंथ। चाइना का जो बजट है डिफेंस के ऊपर वो बहुत बड़ा है, शायद इंडिया से 3, 4, 5 गुना बड़ा है। हमारा शायद 75 बिलियन का है, इनका 300 बिलियन, 250-300 बिलियन के आसपास है। क्योंकि इनका डाटा बाहर निकलता नहीं है तो मैं
बता नहीं सकता कितना है। लेकिन इन्होंने भी अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर एडवांस्ड सिस्टम डेवलप करने के लिए लगाना शुरू कर दिया। इंडिया अभी शुरू किया है, इन्होंने काफ़ी साल पहले कर दिया था, लेकिन अब ये एडवांसमेंट की तरफ और क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि शी जिनपिंग ने, मुझे लगता है यहाँ के प्रेसिडेंट ने मोदी जी को कॉपी करना शुरू कर दिया कि जो मोदी जी कर रहे हैं मुझे वही काम मुझे भी करना है। तो क्योंकि मोदी जी ने क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि 1 लाख मिसाइल बना दो, उन्होंने बोला बनाओ कम लेकिन बनाओ ब्रह्मोस जो घुस के मारे और दूसरे को पता भी नहीं लगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारा ब्रह्मोस गया गलती से, वैसे तो गलती से गया था, लेकिन 3.5 मिनट उनकी कंट्री में रहा, उनको पता लगा भी नहीं। और 2 दिन के बाद किसी ने बताया यार ये तो एक मिसाइल सा गिरा लगता है, ये ऊपर इंडिया का झंडा है, तो उन्होंने एक मिलिट्री को बताया, तो मिलिट्री को 2 दिन के बाद पता लगा। तो मोदी जी वो काम कर रहे हैं कि मैं घुस के मारूंगा और बनाऊंगा क्वालिटी चीज़, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। चाइना ने क्वांटिटी पे काम किया कि हमने दुनिया के लिए बनाना है, हम बेचेंगे, इनका बिका नहीं क्योंकि वो मॉडर्न नहीं था, वो रिलायबल नहीं था। तो अब इन्होंने जाकर ये समझा है कि हमें भी एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स को बनाना है और अपनी जो मिलिट्री की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इंक्रीज़ करना है, उसको एक्सपैंड करना है, नॉट ओनली फॉर चाइना। वो ये अभी आप देखिए स्पेस के अंदर भी मिलिटराइजेशन करते जा रहे हैं। साइबर जो क्राइम्स होते हैं या जो हमारी हैकिंग होती है उसमें चाइना बहुत आगे है। मैं नहीं कहता हूँ कि इंडिया को ये काम करने चाहिए, बट चाइना नाउ हैज़ बिकमिंग अ वर्क इन प्रोग्रेस टू इंक्रीज देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, और उसके लिए जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं। और सेकेंडली एक और डिफरेंस क्या है, चाइना अपना प्रोडक्ट्स खुद बना रहा है, इंडिया अभी भी बाहर से ले रहा है। तो हमारे पास भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और वेपन सिस्टम्स हैं, लेकिन हमने बाहर से लिए, कुछ हम वहाँ पर बना रहे हैं, जैसे तेजस बनाया, ब्रह्मोस बनाया। लेकिन ब्रह्मोस जो है इंडिया में बन ज़रूर रहा है, लेकिन विद अ जॉइंट वेंचर विद अ रशियन कंपनी, राइट। बट चाइना ये सारी टेक्नोलॉजीज़ खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, या आप कई लोग बोलेंगे बनाता कहाँ है, कॉपी करता है। कुछ भी है, वो ये कॉपी कर रहे हैं या ये बना रहे हैं, लेकिन ये खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिया मेक इन इंडिया पे लगा हुआ है। अभी मोदी जी जाएंगे यूएसए में, वहाँ से काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ लेके आने वाले हैं। इवन जो हमारे जेट इंजन हैं वो भी इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। सो ये वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। चाइना ने ये काम खुद किया है, कहीं कहीं इन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए हैं, बट मोस्टली इन्होंने कॉपी किया या खुद डेवलप किया, ये वहाँ पहुँचे हुए हैं। नाउ एक और चीज़ में जहाँ पे डिफरेंस है, या जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ आप समझिए आजू बाजू चल रही हैं इस चीज़ में, वो है अपने रीजन में इन्फ्लुएंस को क्रिएट करना। अब देखिए चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस एशिया में काफ़ी बढ़ाया है, एशिया के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी। मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था अफ्रीका के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे चाइना ने अपनी पुलिस को 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिठा दिया है अफ्रीका के अंदर। आपने सुना होगा एक न्यूज़ कि इवन अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में इनके पुलिस स्टेशंस हैं जो उनके कंट्री को भी पता नहीं था कि उनके कंट्री में पुलिस स्टेशंस चाइना ने बना दिए, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को भी। सेकेंडली अगर कोई चाइना के अगेंस्ट बोलेगा उसको उठा के ले जाते हैं और उसका क्या सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो चाइना में और इंडिया में जो ये एक इनिशिएटिव है कि मुझे, जैसे इंडिया का इनिशिएटिव है कि हमने जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबर्स फर्स्ट, हमने सारे नेबर्स एक्सेप्ट पाकिस्तान, हमने सबके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखा है, उनके अंदर प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पर, और उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो हमारे ग्रोथ के साथ वो भी ग्रो करें। तो उसके कारण हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। चाइना ने ये काम अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, सब जगह पर किया है। उन्होंने नेबरर्स के साथ दोस्ती नहीं करी, सबके साथ इनका लड़ाई है, सारी कंट्रीज़ के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया का ऐसा नहीं है। तो हमने हमेशा जो है हमारी पॉलिसी का नाम था एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे थोड़ा सा चाइना ने निगलेक्ट किया उनको, क्योंकि वहाँ पे उसने बोला कि साउथ चाइना सी सारा मुझे बिलोंग करता है, तो उसके कारण उसकी लड़ाई सारी कंट्रीज़ के साथ हो गई। और एक सेइंग भी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो हमने वो सारी कंट्रीज जो चाइना की दुश्मन बनी हुई थी, तो हमने उनके साथ अपने रिलेशंस रखे। तो हमारे 2 चीज़ें हैं, एक है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जो चाइना को घेरती हैं उन सब के साथ हमने रिलेशंस बहुत अच्छे रखे, और दूसरा हमने अपने नेबरहुड में, अपने आसपास में
सब जगह पे अपने रिलेशंस बहुत अच्छे रखे हुए हैं। तो ये एक डिफरेंस है चाइना की पॉलिसी में और हमारी पॉलिसी में। जो जो एक डिफरेंस है, जो एक अगर सुपर पावर की बात करें तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। एक मैंने और चीज़ नोट करी है, वो है हमारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स। आप देखिए चाइना ने ज़ोर ज़बरदस्ती वाली पॉलिसी अप्रोच उसने रखी हमेशा अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो जैसे यूनाइटेड नेशंस है, डब्ल्यूएचओ है, जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर चाइना की से बहुत ज़्यादा है। इन्होंने वहाँ पर क्या किया, क्या नहीं किया, मैं अगेन उस डिटेल्स में नहीं जाता। लेकिन जैसे अभी अपने कोविड के चक्कर में देखा कि जो डब्ल्यूएचओ है, वो ये बोलने से भी कतराता है कि कोविड चाइना से ओरिजिनेट हुआ। वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं, कहाँ से हुआ है। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जैसे टेररिस्ट होते हैं पाकिस्तान के, उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको डिक्लेयर करो, ये पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, चाइना उसको ब्लॉक कर देता है। तो जो बड़ी ग्लोबल नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे जो नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं, वो सारे के सारे चाइना ने अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर लिए। तो जितने भी ये फोरम्स हैं, मल्टीनेशनल या मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उसके अंदर उसने अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह बिठा लिया है और अपनी से बना ली है। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ले लीजिए, ये बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर चाइना ने इतनी अपनी धाक बनाई हुई है कि वहाँ पर चाइनीज़ कंपल्सरी कर दिए, यू हैव टू लर्न चाइनीज़, और वहाँ पे कोर्स है, नॉट फोर्सफुल, बट वहाँ पे कोर्स शुरू कर दिए उन्होंने। दिस इज़ द माउंट कि वहाँ पर आप चाइना के अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते, इतनी पकड़ है इनकी। बट हमारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलते हैं, हम फोर्सफुल वाली बात जो पॉलिसी है वो नहीं करते। हमने प्रायोरिटाइज ये नहीं किया कि पूरी दुनिया हमारी है, हमने सबके ऊपर राज करना है, हमने जी सुपर पावर बनना है और सबको हमारी बात सुननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हम बड़े कॉशियसली चल रहे हैं कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले दुनिया के बारे में सोचने की बजाय हम पहले सोचते हैं कि इंडिया फर्स्ट, और दूसरा हम सोचते हैं कि जो हमारे रीजन है, जो साउथ का पूरा रीजन है, हमारे नेबरर्स हैं, जो छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, जिसको कोई सुनता नहीं है, हम उनके इश्यूज़ को बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे लेकर जाएँ और हम सबका जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो सारे इकट्ठे मिलके हम लोग कोऑपरेट करें और ग्रो करें। आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करते हैं। चाइना बोलता है मैं ग्रो करूँ, बेशक मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और जो हमारी डिप्लोमेसी है, आप देखिए जयशंकर जी हैं या मोदी जी हैं, उनके जो रिलेशनशिप है पूरे वर्ल्ड में सराहे जाते हैं। इनके जो कमेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में वायरल हैं। आपने कभी भी चाइना का कोई ऐसा चीज़ वायरल होती हुई सुनी नहीं होगी। तो ये डिप्लोमेसी जो है उसके अंदर इंडिया बहुत आगे है। तीसरा है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अभी आपने सुना होगा कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजिंग पॉपुलेशन हो गई है, जबकि इंडिया की यंग पॉपुलेशन है और ग्रोइंग पॉपुलेशन है। हमारी एवरेज जो है 27-28 है, इनकी 38-39 है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, इनकी एवरेज 38-39 से भी ज़्यादा होगी, जिसके कारण इनके पास वर्क फोर्स नहीं है अब। अब लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं वो कम हैं। फील्ड्स के अंदर काम करने वाले बंदे मिलते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, ये हमारी आगे जाकर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और जो हमारी एक वर्कफोर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो हमारी दिखेगी, जो चाइना ने 30 साल पहले देखा था, वो अब हम देखेंगे। तो इंडिया की जो डेमोग्राफिक जो हमारी वो है स्ट्रक्चर है, वो चाइना से बहुत बहुत बेटर है। और चाइना, जैसे मैंने बताया आपको, एक एजिंग पॉपुलेशन है, जो लेबर फोर्स है वो कम होती जा रही है क्योंकि लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो जो पढ़ लिख गया वो अब लेबर का काम तो करेगा नहीं, जिसके कारण इनको फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग भी कम मिलते हैं। और चाइना ने भी बोल दिया कि भाई नहीं मिलते ना सही, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे ताकि रोबोटिक्स आ जाएं, मशीनों पे काम हो। तो दे आर गोइंग इनटू दोज थिंग्स। बट इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और प्रोडक्टिविटी है फ्यूचर में, वो इफ़ेक्ट होने वाली है इन चीज़ों के कारण, और आप समझ सकते हैं इसको। तो ये जो मेजर मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए आपको कि ये डिफरेंसेस हैं और ये छोटे पॉइंट्स नहीं हैं, जिसके ये वो चीज़ें हैं जिसके बेस आप समझ लीजिए ये पिलर्स हैं आपको एक विश्व गुरु या सुपर पावर बनाने के लिए। और इस पे अभी आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद चाइना का पलड़ा हमारे से थोड़ा सा भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बाकी की चीज़ें देखते हैं उसमें इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है आज की डेट में चाइना के बदले में। और दूसरा, इंडिया को सारे लोग ट्रस्ट की नज़र से देखते हैं। एवरीबडी सीज इंडिया एज अ ट्रस्टेड कंट्री।
और मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं वो कहते हैं, क्या आप जिसके साथ रिलेशन बना रहे हो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो? क्या अपनी टेक्नोलॉजी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना देखे? क्या आप ट्रस्ट करते हो इंडिया को? अगर करते हो तो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को लेके आइए, हम यहाँ पे बनाएंगे आपके लिए भी और दुनिया के लिए भी। लेकिन चाइना के साथ वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, जिसके कारण इनको टेक्नोलॉजीज़ अब मिलनी बंद हो गई हैं। तो दोस्तों, आपने देखा पूरी वीडियो में मैंने आपको इंडिया की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताई मेजरली, चाइना की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताई, और दोनों की एक यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन दोनों के पास यूनिक चैलेंजेस भी हैं। जैसे डेमोक्रेसी में हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये हमें सुपर पावर के स्टेटस तक लेके जाने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसकी स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका एक दबदबा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनकी जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, उसने इनको राइज़ भी कराया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसके कई प्रॉब्लम्स भी हैं। अब इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया की जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके कारण हमने क्या किया, हमने सेंट्रलाइज़ नहीं रखा, हमने डिसेंट्रलाइज़ कर दिया। और जो डिसेंट्रलाइज़ करने से क्या हुआ कि हर एक जो स्टेट है, जो प्रोविंस है हमारा, उसके अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट है, हमारी नज़र हर चीज़ के ऊपर है। हमने ये नहीं किया चाइना की तरह कि 15-20 सिटीज़ को डेवलप कर दिया, बाकी का पूरा हमने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है, हमने डाइवर्स इकोनॉमी को बनाया अपना, उसको हमने पूरे कंट्री में फैला दिया। अभी G20 हो रहा है इंडिया में, आपको हैरानी होगी, 200 सिटीज़ में G20 की मीटिंग हो रही है। चाइना तो हैरान रह गया कि इंडिया के अंदर 200 सिटीज़ भी हैं जहाँ पर G20 की मीटिंग हो सकती है। चाइना के अंदर 15-20 सिटीज़ है सिर्फ, जहाँ पर G20 की मीटिंग होगी या हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और लास्टली, जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है आज की डेट में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। कई लोग बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक फ़ायदे की चीज़ है आज की डेट में, क्योंकि पूरे दुनिया में एजिंग प्रॉब्लम बन गई है। उनकी पॉपुलेशंस कम होती जा रही हैं, उनके पास वर्क फोर्स नहीं है जो कि हमारे पास है। सो दोस्तों देखो, दोनों कंट्रीज़ उस लेवल पर हैं जहाँ पर ये आगे शूट कर सकती हैं। लेकिन हमारे जो इंटरनल जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे एक्सटर्नल इश्यूज़ भी हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना के साथ भी हमारे बॉर्डर पे थोड़े से इश्यूज़ हैं, या हमारा ट्रेड का इम्बैलेंस है। ये एक ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे। हमारे अंदर पॉलिटिकल सिस्टम इतना सड़ गया अभी, जो अपोजिशन पार्टीज़ कर रही हैं, तो ये इंडिया को डिफेम करने के लिए बाहर जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो चाइना को फेस नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर हम दोनों, जैसे चाइना ने एक सस्टेन्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया लंबे टाइम पर, इंडिया भी उसी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता रहे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे और इनसे जल्दी पहुँचेंगे। जितना टाइम इन्होंने लगाया, हमने बहुत कम टाइम पे वहाँ पहुँच जाना है। चाइना की आज एक वॉइस बनी है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर 30 ईयर्स, हमारी तो 9 सालों में बन गई। मोदी जी ने कोई ऐसा मैजिक किया है कि आज हमें दुनिया देखती है, सुनती है और हमारे ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देती है। सो अगर आप मुझे पूछेंगे कि आज की डेट में जल्दी से जल्दी सुपर पावर अगला कौन बनेगा, आई एम नॉट स्पीकिंग बिकॉज आई एम अ इंडियन। जब मैं एक फेयर ओपिनियन दे रहा हूँ आपको दोनों साइड का, तो मुझे ऐसा लगता है, सीइंग द ट्रस्ट विद द वर्ल्ड हैज़ ऑन चाइना, ऑन इंडिया, सॉरी नॉट चाइना, ऑन इंडिया, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर वेरी सून। और ये आप देखेंगे अगले 4-5 साल में, जैसे ही हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी। अभी रिसेंट डाटा था कि हम 3.7 को क्रॉस कर गए हैं और अगले साल हम 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे 25 तक। मेरा अपना ओपिनियन है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जैसे लिथियम मिल गया और भंडार मिलते जा रहे हैं, तेल मिल गया अभी अंडमान निकोबार में, जैसे जैसे रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा भी इंक्रीज़ होती जा रही है, दुनिया की फैक्ट्रीज हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं, हम 25 या 26 तक हम 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही हम 3rd लेवल पर पहुंचेंगे इकोनॉमीज़ में, इंडिया वर्ल्ड में, आप देखेंगे हमारी जो वैल्यू है वो सुपर पावर से कम नहीं होगी। सो दोस्तों, यू शुड बी प्राउड, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ becoming a superpower. We are not reached there, but we are reaching there very quickly. So thank you so much. आप सब एक ही काम पे लग जाओ कि ये 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हमने जल्दी से कैसे पूरी करनी है। ये जो रिलीजन को डिवाइड करके हमने एक दूसरों को डिवाइड किया हुआ है, ये नॉर्थ साउथ का हमने डिवाइड है, ये ईस्ट वेस्ट का डिवाइड है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमने विश्व गुरु बनना है, हमें एक ही चीज़ करनी है, जो हमारे अंदर ये लड़ाई झगड़े हैं ना, जो
इसको ख़त्म करके हम एक ही काम करें कि जैसे यूपी है, यूपी और महाराष्ट्र के अंदर एक लड़ाई है, लड़ाई नहीं है, एक कंपटीशन है कि पहला $1 ट्रिलियन का जीडीपी में ग्रोथ कौन देगा, कंट्रीब्यूशन कौन देगा। योगी जी बोलते हैं सबसे पहले मैं करूंगा, महाराष्ट्र बोलता है मैं करूंगा, गुजरात भी लगा हुआ है कि $1 ट्रिलियन की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करेंगे। जब स्टेट्स आपस में ऐसा हेल्दी कंपटीशन करेंगे कि मुझे तुमसे आगे निकलना है, तो इंडिया आगे निकलेगा। और यही चीज़ चाइना ने पिछले 30 साल में देखी। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस विद पीपल सो दैट एवरीबडी, ये चिंगारी मैं शुरू कर रहा हूँ एक एक डायरेक्शन देने के लिए कि इंडिया आगे कैसे बनेगा। मेरा एक ही मकसद है, मेरा मकसद ये नहीं है दिखाना कि चाइना कितना ग्रेट है, दे आर ग्रेट इन समथिंग, दे आर नॉट ग्रेट इन समथिंग, बट मेरा भारत महान, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब टाइम आ गया उसको प्रैक्टिकली बनाने का कि मेरा भारत महान और ये धरती सोना उगले। हम सुनते थे बचपन में, हमने गाने सुने हैं कि मेरी धरती सोना उगले। अब सोना उगाने का और क्रिएट करने का टाइम आ गया है। लेट्स जॉइन हैंड्स इन दिस मिशन। ये दिए से दिया जलाएं, हम लोगों को जगाना शुरू करें। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब मैं इंडिया में आता हूं तो किसी रेस्टोरेंट में गए तो वो कहता है पेमेंट, तो जनरली मैं देखता हूं लोग पेमेंट करते हैं कैश में। मेरे कई दोस्त हैं जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, वो जैसे ही कैश आता है वो बिल को फाड़ देते हैं, उसके अंदर जीएसटी होता है, वो जीएसटी उनकी जेब में जाता है। मैं कभी भी वहाँ पर बिल जो है वो मैं हमेशा पेमेंट या तो कार्ड से करूँगा या पेटीएम से करूँगा, मैं कभी कैश नहीं देता। बिकॉज जब आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, उससे क्या होता है कि वो बिल फाड़ नहीं सकता, उसको वो जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट में, क्योंकि वो पक्के की वो रसीद होगी एक तरह से। जब आप ऐसे काम करेंगे उससे हमारी इकॉनमी 5 ट्रिलियन अवश्य पहुँचेगी। और यहाँ पर चाइना में यही है, हर पेमेंट ऑनलाइन है। मीन्स आपको यहाँ पर भी जैसे इनका वीचैट से पेमेंट होती है या अलीपे से पेमेंट होती है, कैश चलता ही नहीं है यहाँ पर। उससे इकॉनमी बढ़ती जा रही है, 2 नंबर की इकॉनमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमारी इकॉनमी सिर्फ $3 ट्रिलियन की है, हमारी इकॉनमी हो सकता है 6 ट्रिलियन की ऑलरेडी हो, लेकिन 2 नंबर में बहुत बड़ा एक फैक्टर है, उसको 1 नंबर में करेंगे हम पहुँच जाएंगे। और जैसे ही 5 ट्रिलियन को क्रॉस करेंगे, वी विल बिकम अ सुपर पावर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। कीप वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं और एक ऐसा ही कंपैरिजन इंडिया और चाइना का लेकर आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।